हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज हम बात करने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम यूनिट 3 के ए पार्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपके यूनिट 3 का जो ए पार्ट है उसका नाम है 1917 की रूसी क्रांति के मूल स्रोत। मेनली इस पूरे चैप्टर में आपको रूस की क्रांति और उसके जो कारण हैं वो आपको पढ़ने हैं। अगर आप बुक में अपना देखेंगे, जो कि आपके हेल्प स्टडी मटेरियल है, उसमें देखेंगे तो आपको केवल उसके कारण बताए जाएंगे। तो वो सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूस की क्रांति के बारे में और फिर हम उसके कारणों के बारे में बात करेंगे। तो वर्ष 1917 की रूसी क्रांति मुख्य रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था, किसान एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन के अत्याचार का परिणाम थी। तो सिंपली जो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति कहा गया जिसे, वो कुछ कारणों से हुई थी। उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इस प्रकार के हैं कि रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ चुकी थी, इसलिए की गई। किसान एवं मजदूरों की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, ठीक है। निरंकुश एवं स्व इच्छाचारी शासन था और अत्याचारों का एक प्रकार से ये जो क्रांति थी ये उसका परिणाम निकली। सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस से जार, जी यहाँ पे जार जो है ये वहाँ का, ये 1917 से पहले का शासक था, ठीक है। तो जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघनात्मक समाजवादी गणराज्य, रूस क्या बन गया? सोवियत संघनात्मक समाजवादी गणराज्य, मतलब यूएसएसआर, रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना की गई। इस क्रांति के द्वारा ही सोवियत संघ की स्थापना की गई। यह क्रांति दो भाग में हुई थी, मार्च 1917 में तथा अक्टूबर 1917 में, ठीक है। तो 1917 में मार्च में और 1917 में अक्टूबर में, ये दो पार्ट में इस क्रांति को बांटा जाता है। पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पद त्यागने के लिए विवश होना पड़ा तथा एक अस्थायी सरकार बनी। तो पहली जो मार्च वाला जो समय है, मार्च 1917, उस समय में जो भी उस समय का तानाशाही या फिर निरंकुश शासक बैठा था उसको जबरदस्ती पद त्यागने के लिए मजबूर किया गया और एक क्या बनी? अस्थायी सरकार बनाई, मतलब टेम्पररी, जो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट तैयार की गई। अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार, कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई, ठीक है। तो जो सेकंड क्रांति हुई थी जो अक्टूबर 1917 में की गई, उसमें जो टेम्पररी गवर्नमेंट है उसको हटा दिया गया और एक परमानेंट गवर्नमेंट को वहाँ पे तैयार किया गया। 1917 में हुई रूसी क्रांति प्रमुख क्रांति के रूप में विश्व के सामने आई। 1917 में सोवियत राज्य की स्थापना के साथ चरम पर पहुंची, जिसे सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता है, ठीक है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, तो ये उसको कहा जाता है। 1917 में रूसी क्रांति के द्वारा ही यूएसएसआर का निर्माण हुआ। 1917 की दो सफलतापूर्ण क्रांतियां सामूहिक रूप से रूसी क्रांति को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। जो कि मार्च और अक्टूबर में दो क्रांतियां हुई, सफलतापूर्वक रही और वो मिलकर एक जो रूसी क्रांति थी उसको प्रदर्शित करती हैं। अब उसके कुछ कारण हैं, वो क्या कारण है वो देखते हैं। पहला कारण है रूस का औद्योगिक विकास। रूस में औद्योगिक विकास निकोलस प्रथम तथा कैथरीन के शासनकाल से ही प्रारंभ हो गया था, जबकि उन्होंने रूस का आधुनिकीकरण किया। तो रूस का जो औद्योगिक विकास से तात्पर्य है कि नए नए उद्योग लगाए गए, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे वो लोग ये यहीं बनाने लगे, ठीक है। नई मार्केट तैयार हुई तो वहाँ का औद्योगिक विकास हुआ। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? निकोलस प्रथम और कैथरीन के समय काल से ही। औद्योगिक विकास के कारण रूस में मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। अब औद्योगिक विकास हुआ तो उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए, तो मजदूरों की संख्या की जरूरत पड़ी और फिर उसमें वृद्धि हुई। इस समय
उनके संख्या 25 लाख हो गई थी। अब वे नगरों में रहने लगे थे। तो जो लोग थे वो गांव को छोड़कर उद्योगों मतलब कंपनियों में काम करने के लिए शहर में आ गए, नगरों में रहने लगे और साथ में उनकी संख्या लगभग 25 लाख तक चली गई। जब उनके मालिक उनका शोषण करने लगे तब वे अपने मालिक से अपने अधिकारों की मांग करने लगे। तो क्या हुआ, अब लोग जब शहर में रहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्या सही और क्या गलत है। कोई व्यक्ति उनका शोषण कर रहा है ये उन्हें पता चल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये उन्हें पता चलने लगा था कि उनके मालिक अब उनका शोषण कर रहे हैं, तो वो इसका विरोध करने लगे और अपने अधिकारों की मांग करने लगे। मालिक उन्हें कम मजदूरी देकर उनसे अधिक से अधिक काम लेने का प्रयास करते थे। कम मजदूरी मिलने के कारण मजदूर नगरों की गंदी बस्तियों में निवास करने लगे। उन्हें अपने श्रम संघ भी बनाने का अधिकार नहीं था, मतलब उनको अपना कोई जो आप कह सकते हैं ग्रुप बनाने का भी अधिकार नहीं था जिसमें सारे के सारे वर्कर हों। ऐसा कोई ग्रुप बनाने का भी अधिकार उनको नहीं था और उनको कहाँ रहना पड़ता था, गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। अंत उन्होंने अपने उचित अधिकारों की मांग सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। वैसे 1825 से 87 के मध्य शासन द्वारा श्रमिक कानून अवश्य बनाए गए थे, परंतु उनसे श्रमिकों की अवस्था में विशेष परिवर्तन नहीं आया। तो 1885 से 1887 के बीच के दौरान लोगों जो श्रमिक थे, लेबर थी, उनके लिए कुछ कानून निर्माण किए गए थे, परंतु उससे उनकी कुछ ज़्यादा हेल्प हो नहीं सकी। उनकी जैसी स्थिति थी उसमें कुछ बदलाव आया, परंतु कोई मेन जो बदलाव है वो नहीं आ पाया। तो इसके लिए क्या हुआ, वो कानून किसी काम के नहीं रहे, परंतु उनसे श्रमिकों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। शासन मृतिक उद्योगपति के ही पक्ष में रहा। अधिक असंतोष के कारण श्रमिक अब क्रांति करने के लिए उद्यत हो रहे थे। तो अब क्या हुआ, अधिक से अधिक उनसे काम लिया जा रहा था, कम पैसा दिया जा रहा था, तो वो लोग परेशान होते चले गए और एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या करा, क्रांति करने का निर्णय लिया और फिर रूस की क्रांति हुई। फिर आता है भूमि वितरण की जटिल समस्या। रूस की अधिकांश जनता कृषि पर आधारित थी। कृषक दासों की मुक्ति से रूस की कृषि संबंधित समस्या का समाधान नहीं हुआ था। तो रूस की जो ज़्यादातर जनता थी वो उस समय गांव में रहा करती थी और साथ में वो लोग खेती पर निर्भर थे। तो कृषक दासों की मुक्ति से रूस की कृषि संबंधी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब क्या हुआ, जो कृषक दास थे उनको मुक्त कर दिया गया, परंतु उनकी जो ज़मीन थी उस पे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लोग निर्भर थे और वो ज़मीन किसके अंडर आ जाती थी, एक प्रकार से निरंकुश शासक के अंतर्गत आ जाती थी। तो इससे उनकी कुछ ज़्यादा हेल्प हो नहीं पाई। यद्यपि कृषक जो दास थे को सामंतवादी नियंत्रण से अवश्य मुक्त कर दिया गया था। तो जो सामंतों के अंदर लोग रहा करते थे, एक प्रकार से सामंत उन लोगों के ऊपर पूरी तरह से दबाव रखता था, ठीक है। तो सामंतों के तो चंगुल से वो लोग निकल गए थे जो किसान थे, परंतु भूमि वितरण की समस्या जो कि त्यों बनी रही। भूमि का जो वितरण है उसकी जो समस्या थी तो वैसी की वैसी बनी रही। इस प्रणाली के अंतर्गत किसानों को कम भूमि मिली जो उनकी जीविका उपार्जन के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो क्या हुआ, लोगों को जितनी ज़मीन उनको चाहिए अपने जीवन यापन के लिए उतनी ज़मीन उनको नहीं दी गई। तो ये एक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या बन गई। इस कारण उनकी गरीबी ज्यों की त्यों बनी रही। इसके अलावा कृषकों को कृषि के अविकसित साधन भी उनकी दरिद्रता को बढ़ा रहे थे। तो कृषि के अविकसित साधन से तात्पर्य है कि जिस प्रकार के साधन उन्हें कृषि करने के लिए चाहिए वो प्रकार के साधन उनके पास नहीं है, ठीक है। तो ये एक समस्या उनके सामने काफ़ी ज़्यादा थी। कृषि भूमि व्यवस्था से सुधार करना चाहते थे, परंतु सरकार कृषि व्यवस्था सुधार करने में पक्ष में नहीं थी। तो गवर्नमेंट चाहती ही नहीं थी कि कृषि का जो क्षेत्र है उसमें विकास हो, ठीक है। इसके लिए वो और ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती थी लोगों की। पर 1906 में स्टॉलिपिन ने कुछ सुधार किए, परंतु उनसे भी दरिद्रता कृषकों का विशेष लाभ नहीं हुआ, ठीक है। तो उनकी जितनी भी हेल्प कोई करता था उससे उनका कुछ ज़्यादा खास हेल्प होती नहीं थी। केवल धनी कृषक ही लाभान्वित हुए। जो लोग धनी कृषक थे, अमीर किसान थे, उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता था। इस प्रकार कृषकों को उससे असंतोष बढ़ा और उन्होंने क्या करी, क्रांति कर दी। शासकों का निरंकुश शासन पाए। यह निर्विवादित कहा जा सकता है कि शासक हर जगह निरंकुश हो रहे थे।
तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि रूस की क्रांति इसीलिए की गई क्योंकि जितने भी शासक थे वो निरंकुश हो गए थे। वो किसी के भी, आप कह सकते हैं किसी की भी नहीं सुनते थे, बिल्कुल अपने प्रकार से ही उनको काम करना था। तो परंतु रूस की 20वीं शताब्दी में भी निरंकुश शासन रहा, जबकि विश्व में प्रजातंत्र का प्रभाव दिनों दिन बढ़ रहा था। इसके अलावा जहां राजतंत्र बचा भी था तो वह प्रतिबंधित स्वेच्छाचारी शासन प्रारंभ हो रहा था। तब देखिए कि जितने भी शासक थे वो निरंकुश हो रहे थे, और जहाँ पे भी राजतंत्र, एक प्रकार से राजा का शासन चल रहा था, वहाँ पे भी क्या हो रहा था, अब वो हटके स्वेच्छाचारी, मतलब एक राजा कई सारे लोगों के साथ मिलके काम कर सकता है, परंतु जो स्वेच्छाचारी शासक है, निरंकुश शासक है, वो अकेले ही काम करता है, वो किसी की नहीं सुनता। ठीक है, किसी से आप कह सकते हैं कि विचार विमर्श करना भी उससे पसंद नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था पूरे विश्व में बढ़ती जा रही थी उस समय। अंत में इस प्रकार के वातावरण में रूस के लोग जार के निरंकुश शासन को सहन करने के लिए उद्यत नहीं थे। तो क्या हुआ, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, इस प्रकार के कारण जो लोग थे वो नहीं चाहते थे, जो रूस के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई भी और ज़्यादा शासन करे, तो वो इस चीज़ से परेशान हो गए। अलेक्जेंडर द्वितीय के उत्तरदायित्व उदारवादी दृष्टिकोण अपनाकर अपने शासन काल में कुछ सुधार अवश्य किए गए थे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर सेकंड का जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसको अपनाकर कुछ तो सुधार किए गए, परंतु कुछ ज़्यादा उससे हेल्प नहीं हो सकी। उसने कृषक दासों को मुक्त कर स्थानीय शासन संबंधी कुछ अधिकार भी स्वीकृति किए थे, मतलब किसानों को मुक्त करा और कुछ उनको अधिकार दे दिए जाए। परंतु इन सुधारों के परिणाम स्वरूप सामंत तथा धनवान जमींदार जार के इतने विरोधी हो गए थे कि उनसे पुनः प्रतिक्रियावादी नीति अपनाने को बाध्य होना पड़ा। अब देखिए कि जिस प्रकार किसानों को ज़्यादा अधिकार दिए गए, उसी प्रकार जो लोग सामंत या फिर बड़े बड़े किसान थे, अमीर लोग थे, वो अपने निरंकुश शासक जार से काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो उसके ऊपर दबाव डाला गया कि आप जो पहले की नीति थी उसको ही अपनाइए। और वो नीति क्या थी, बाध्य होकर प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाने का ही बाध्य कर हुआ। उसके उत्तराधिकारी तो निरंकुश शासन में बहुत आगे बढ़ रहे थे। उनके कठोर शासन के विरुद्ध कुछ क्रांतिकारी तथा आतंकवादी संस्थाओं की स्थापना भी हुई। अब क्या हुआ कि कुछ क्रांतिकारी संस्थाएं और आतंकवादी संस्थाएं का निर्माण किया गया ताकि ये जो जार का निरंकुश शासन चल रहा है इसको हटाया जा सके। इन संस्थाओं की सहायता से रूस की आम जनता जार के निरंकुश शासन के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। रूस का जार निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी था। अपने दरबार के कुछ गिने चुने व्यक्तियों की सहायता से ही जनता पर शासन करता था। तो रूस की क्रांति से पहले जो शासक था जार, वो पूरी तरह से निरंकुश था और उसने गिने चुने लोगों को रख रखा था अपने शासन को चलाने के लिए। वो केवल उन्हें ऑर्डर देता था और उसके हिसाब से शासन चलाया जाता था। चाहे कोई भी निर्णय लिया जाता हो उन्हीं लोगों के बीच में लिया जाता था, चाहे वो निर्णय देश के हित में हो या फिर ना हो। उसकी दृष्टि में ड्यूमा का कोई महत्व नहीं था। ड्यूमा मतलब संसद, तो उसकी दृष्टि में जो वहाँ की पार्लियामेंट थी उसका कोई महत्व नहीं था, पहली बात। ठीक है, उस संसद में जितने भी लोग बैठा करते थे उन लोगों का भी कोई महत्व नहीं था उसके लिए। ठीक है, वो अपना शासन अपने हिसाब से ही चलाता था, भले ही वो लोग चुने जाते हों या फिर ना जाते हों। रूस ड्यूमा केवल नाम मात्र की संसद थी। रूस में जो डूमा थी वो केवल नाम मात्र की एक संसद थी, केवल उसको जनता को दिखाने के लिए चुना जाता था, परंतु शासन अपने हिसाब से ही चलाया जाता था। जार निकोलस द्वितीय ना तो संपूर्ण रूप से एकारट की उपाधि धारण कर ली थी, जनता उसे राष्ट्र का पिता कहती थी। ठीक है, अब आती है यहाँ पर ड्यूमा लिखा है पर यहाँ पे डूमा आएगा। 1905 की खूनी रविवार की घटना के उपरांत निकोलस द्वितीय ने सुधारवादियों को संतुष्ट करने की दृष्टि से ड्यूमा की घोषणा की। अब ड्यूमा मतलब कि संसद में जो लोग बैठे जाएंगे अब उनका निर्वाचन किया जाएगा। तो ये जो है ड्यूका की घोषणा, मतलब ड्यूमा की घोषणा। ठीक है, यहाँ ड्यूका की जगह माँ, का की जगह माँ आएगा, तो ये गलती है लिखने में। बाकी तो क्या होगा कि ड्यूमा की घोषणा की गई।
ड्यूम के लिए निर्वाचन निरंतर होते रहे, मतलब कि संसद में जो लोग बैठेंगे उनको चुना जाता रहता है निरंतर, परंतु जार के समर्थकों का बहुमत न आने के कारण, ठीक है, जार के जो समर्थक थे उनकी बहुमत न आने के कारण वह उसे निरंतर मांग करते रहे। मतलब जितने भी जार के समर्थक हैं उनको बहुमत प्राप्त नहीं हो सकी, तो क्या करा उन लोगों ने, ड्यूमा जो है उसे भंग करते रहे कि पूरी तरह से ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हो पाई। इससे सुधारवादी असंतुष्ट हो गए और क्या बनी, ये ड्यूमा की घोषणा एक प्रकार से क्रांति का कारण बनी। यूरोप के पश्चिम राष्ट्रों में प्रजातांत्रिक सरकारों की स्थापना। रूस के समाज में घोर असमानता थी। रूस के समाज मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित था। तो रूस का जो समाज था उसमें असमानताएं देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और जो समाज था वो दो भागों में था। वो कौन कौन था? अधिकारी वर्ग और अधिकारहीन वर्ग, ठीक है। अधिकार ऐसा वर्ग जिसको अधिकार प्राप्त है और ऐसा वर्ग जिसको अधिकार प्राप्त नहीं है। तो सिंपली ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं असमानता की बात थी कि कुछ लोगों को कुछ प्रकार के अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों से वो अपना जीवन काफ़ी आसान तरह से चला सकते थे, परंतु कुछ लोगों को वही अधिकार नहीं थे तो उनका जीवन चलाना काफ़ी ज़्यादा उनके लिए कठिन था। अधिकार युक्त वर्ग में जार और उसका परिवार, सामंत, कुलीन, धर्माधिकारी तथा उच्च अधिकारी आते थे। तो अधिकार युक्त वर्ग में कौन आता था? जार और उसका पूरा परिवार, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी आप कह सकते हैं लोग। फिर आते थे सामंत, कुलीन, धर्माधिकारी और उच्च अधिकारी लोग आते थे। अधिकार रहित वर्ग में कृषक, श्रमिक और सामान्य व्यक्ति थे। अधिकार युक्त वर्ग के लोग विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। विलासिता पूर्ण मतलब वो अपने पूरे जीवन को विलास, भोग के तौर पे जीते थे, हर तरह का मजा उठाना, ठीक है, पैसों का पूरी तरह से प्रयोग करना। वहीं पे जिन लोगों के पास ये अधिकार नहीं थे वो अपना जीवन काफ़ी आप कह सकते हैं कठिन तरीके से जीते थे। उनके रोटी तक के उनके पास आप कह सकते परेशानियां देखनी पड़ती थी। उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त थी। देश की अधिकांश भू संपत्ति पर इसी वर्ग का अधिकार था। तो जिन लोगों के पास अधिकार प्राप्त थे उनका अधिकार था भूमि की, मतलब देश की कई ज़्यादा बड़ी आप कह सकते हैं भूमि पर। अधिकारहीन व्यक्तियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। कठोर परिश्रम करने के बाद भी लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। सामंतः और तथा कुलीन वर्ग के लोग मजदूर और श्रमिकों का शोषण करते थे। अब जो सामंत और कुलीन लोग थे वो किनका? मजदूरों और श्रमिकों को का शोषण करते थे। अंततः कृषक और श्रमिकों में भी काफ़ी असंतोष था। तो जो कृषक, श्रमिक और आम व्यक्ति थे उनके बीच में इन सब व्यवस्था को देखते हुए उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा असंतोष था। फिर आता है श्रमिकों का शोषण। कृषि की कुप्रबंधन और सामंती व्यवस्था ने किसानों के शोषण में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। मतलब कृषि व्यवस्था का कुप्रबंधन मतलब काफ़ी आप कह सकते हैं कि जो फैसिलिटी कृषि के लिए चाहिए वो फैसिलिटी ना होना। वहीं सामंती व्यवस्था ने किसानों का शोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी। फलस्वरूप ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, जिससे शहर के कारखानों में मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने लगी। तो जो लोग गांव में रहा करते थे, खेती करते थे, अब वो खेती को छोड़कर शहर में आने लगे ताकि अपने जीवन चला सके और वहाँ की फैक्ट्रियों में काम करने लगे। तो वहाँ पे मजदूरों की संख्या में वृद्धि होगी और यह गंदी बस्तियों में रहकर नरकीय जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो गए। मतलब नर्क जैसा जीवन अपना व्यतीत करते थे, गंदी बस्तियों में रहते थे। शासन मजदूरों की समस्या के प्रति संवेदनहीन था। ठीक है, जो शासन व्यवस्था थी वो मजदूरों की जो समस्याएं थी उनसे पूरी तरह से आप कह सकते हैं संवेदनहीन था। संवेदनहीन से तात्पर्य है कि उनको कोई भी संवेदना नहीं थी उन लोगों से। ठीक है, पूंजीपतियों के शोषण से मजदूर वर्ग त्रास्त हो गया। जो मजदूर वर्ग जो था उसका शोषण किया जाता था पूंजीपतियों के द्वारा। सामंत कुलीन तो करते ही थे, साथ में बड़े बड़े पूंजीपति लोग भी अब उनका करते थे। मजदूर जो उनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, पूंजीपति जिनकी वो फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों से अधिक काम कराना, कम पैसा देना, ठीक है, उनको बुरी हालत में रखना, इस प्रकार की स्थिति थी। स्थिति बदतर होती गई और सन 1905 में मजदूरों ने विशाल जुलूस की आयोजना
कर सेंट पीटर्सबर्ग के शासन अपने हाथों में ले लिया। अब क्या हुआ, मजदूरों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग में का जो शासन व्यवस्था थी वो पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। नागरिक अधिकारों का दमन और जागृति। 1905 में हुई हिंसा क्रांति से घबराकर निकोलस द्वितीय ने अक्टूबर 1905 ईस्वी में क्रांति, संविधान, संसद, मतदान, निर्वाचन, मौलिक अधिकार की और बंदी क्रांतिकारियों को मुक्त करना स्वीकार कर लिया था। अब क्या हुआ, एक काफ़ी बड़ा कदम उठाया गया था जब 1905 में हिंसक क्रांति हुई थी। उसके बाद क्या क्या उठाया गया कदम कि अक्टूबर 1905 में क्रांति, संविधान, संसद, मतदान, निर्वाचन, मौलिक अधिकार की और बड़े बड़े कदम उठाए गए इन क्षेत्रों में। साथ में क्रांतिकारियों को मुक्त करना को भी स्वीकार कर लिया गया। जो भी क्रांतिकारी को कैद किया गया था उन्हें मुक्त कर दिया गया। परंतु अवसर मिलते ही वह पुनः दमन करने लगे। फिर जैसे ही उन लोगों को अवसर मिला उन लोगों ने वापसी लोगों का शोषण करना चालू कर दिया, लोगों को कैद करना चालू कर दिया। उसने 4 बार ड्यूमा को भंग किया और क्रांतिकारी प्रजातंत्रियों की मांगों को दबाया। अंततः जनता ने अपने अधिकारों की शक्ति का जागरण हुआ। उन्होंने जारशाही और जड़मूल से हटाने का फैसला किया। जड़मूल से मतलब बिल्कुल उसको उसके बेसिक्स से हटाने का फैसला किया। जहाँ पे बिल्कुल उसकी उत्पत्ति होती है वहाँ से उस व्यवस्था को हटाने का पूरी तरह से फैसला कर लिया था। फिर आता है क्रांतिकारी साहित्य। रूसी लेखकों एवं साहित्यकारियों ने 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि जारशाही ने पाश्चात्य विचार के प्रसार पर रोक लगाने का भरसक प्रयास किया परंतु उसे सफलता नहीं मिल। ठीक है, तो क्रांतिकारी साहित्य लोग अपने साहित्यों के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा क्रांतिकारियों को और ज़्यादा आप कह सकते हैं उनका साथ दे रहे थे, लोगों में क्रांति करने की भावनाओं को जगा रहे थे। ठीक है, तो जाप ने क्या करा, काफ़ी बड़े स्तर पर जितने भी ऐसे इस प्रकार की चीज़ें हैं, प्रचार होना, प्रसार होना, इनको रोक दिया था परंतु वो असफल रहा पूरी तरह से रोकने में। रूस के पश्चात यूरोप के उदारवादी विचारों का प्रवेश होने लगा। रूस में ऐसे अनेक लेखक हुए जिनकी रचनाओं ने रूसियों के विचारों में उथल पुथल मचा दी। टॉल्स्टॉय, तुर्गेनेव, दोस्तोयेव्स्की, गोर्की, बुकिनन आदि ऐसे लेखकों की रचनाओं से शिक्षित रूसी बड़े प्रभावित हुए। तो जो लोग शिक्षित थे उस समय में, जिनको शिक्षा प्राप्त थी, वो लोग इस प्रकार के जो लेखक हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। टॉल्स्टॉय के विचार से रूस में क्रांतिकारी भावनाओं का विकास में बहुत सहायता मिली। बाकुनिन और अराजकतावादी विचारधाराओं का प्रचार किया गया। इस लेखक की रचनाओं ने रूसी जनता के विचारों में बड़ी प्रभावित की। तो लोग कुछ इस प्रकार के साहित्य लिख देते थे जिनको पढ़कर जनता के अंदर आक्रोश जग जाता था। उन्हें पता चलता था कि अब हमें क्रांति के सिवा कुछ नहीं करना, क्योंकि क्रांति ही आखिरी इनके पास चॉइस है अपना स्वतंत्रता प्राप्त करने की। तो इस प्रकार की व्यवस्था उस समय थी। ठीक है, लेखकों के द्वारा भी क्रांति की जा सकती है। इस लेखकों की रचनाओं ने रूसी जनता के विचारों में बड़े प्रभावित किया, विशेषकर युवा वर्ग पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। परिणाम स्वरूप रूसी जनता भी सुधारकों की मांग करने लगी। जब जारशाही ने सुधारों की मांग को ठुकरा दिया तो जनता ने तीव्र आक्रोश को उत्पन्न किया। तो रूसी जनता ने क्या कहा कि भाई अब आपको सुधार करने चाहिए जार से, परंतु वहीं उसने इस भावना को ठुकरा दिया, इस विचार को ठुकरा दिया और जनता गुस्से में आकर जनता ने क्या करा, क्रांति कर दी। 1917 की रूसी क्रांति। यद्यपि 1905 की रूसी क्रांति प्रत्यक्ष रूप से असफल हो गई थी, किंतु असफल होकर भी इसने रूसी जनता को किसी न किसी रूप से अवश्य प्रभावित किया। तो 1905 की जो क्रांति हुई थी वो पूरी तरह से असफल तो हो गई थी, परंतु जनता को एक आप कह सकते हैं कि जनता को एक क्रांति करने का जो आइडिया है वो उनको मिल गया था कि किस प्रकार क्रांति की जाती है। ठीक है, किस प्रकार उनको अपने अधिकार प्राप्त करने हैं। इस क्रांति ने जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न कर दी थी, अर्थात
इसने जनता को राजनीतिक अधिकार से परिचित करा दिया था। अब इस 1905 में जो क्रांति हुई थी उसने जनता को उनके राजनीतिक अधिकारों से परिचित कराया। अब जनता को पता चला था कि कौन कौन से उनके पास अधिकार हैं और उन अधिकारों को किस प्रकार प्रयोग करना है। अब उसे जनतांत्रिक शासन और मताधिकार का ज्ञान हो गया था। अंत उसने रूस में लोकतंत्रात्मक शासन स्थापित कर सत्ता अपने हाथ में लेना चाहा, जिसके लिए उसने एक बार फिर क्रांति का मन बना लिया था। तो रूस के जो लोग थे अब उन्हें पता चल गया था कि क्रांति के सिवा कुछ नहीं हो सकता और क्रांति करते ही उनको अपने हाथ में सत्ता ले लेनी है ताकि सत्ता को वो अपने हिसाब से चला सके। इसके अलावा 1905 की क्रांति में जो कमी या भूल हो गई थी उस अनुभव का पूरा लाभ उठाते हुए जनता ने 1917 में ऐसी सुनियोजित एवं व्यवस्थित क्रांति की जो अपने लक्ष्य से पूर्णतः सफल रही। तो 1905 की क्रांति में जो भी कमियां थी, ठीक है, आप कह सकते हैं जो भी फॉल्ट थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए 1917 में जो क्रांति की गई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रकार से हुई और सफल हुई। इस प्रकार 1917 की रूसी क्रांति की सफलता के पीछे 1905 की रूसी क्रांति का योगदान निश्चित रूप से था। मध्य वर्ग और व्यावसायिक क्रांति। रूस के आधुनिक शिक्षा के प्रसार से मध्यम वर्ग के लोगों के विचार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो मध्य वर्ग के जो लोग थे, मतलब आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास, साथ में व्यावसायिक क्रांति। तो रूस के जो आधुनिक शिक्षा के प्रसार, रूस में आप कह सकते हैं कि एडवांस जो स्टडीज़ थी उसका काफ़ी ज़्यादा प्रसार हुआ। मध्यम वर्ग के लोगों के विचार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जो मध्यम वर्ग के लोग थे, मिडिल क्लास, वो क्रांति में भी आए। पश्चात साहित्य से रूस के मध्यम वर्ग के लोग बड़े प्रभावित हुए। तो जो साहित्य लिखे जाते थे क्रांतिकारियों द्वारा, उनसे मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। अब उन्हें अपने हीन दशा तथा शासन की बुराइयों का स्पष्ट ज्ञान हुआ और प्रजातांत्रिक शासन की मांग करने लगे। तो मिडिल क्लास लोग भी अब चाहने लगे थे कि उनको उनके अधिकार प्राप्त हों और एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छे से लगाई जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जाए। इस मध्यम वर्ग में मजदूरों ने जागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रूस के औद्योगिक विकास तथा व्यावसायिक क्रांति ने भी क्रांति के लिए अनुकूलन वातावरण तैयार किया था। अब रूस का जो औद्योगिक विकास है, रूस में नए नए शहरों में नए नए उद्योग लगाए जा रहे थे। तो उसमें जो काम कर रहे थे लोग, जो मजदूर काम कर रहे थे, उनको अपने अधिकार चाहिए थे, ठीक है। तो औद्योगिक विकास तथा व्यावसायिक क्रांति ने भी क्रांति के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया। औद्योगिक क्रांति के कारण रूस में अनेक कारखाने स्थापित हुए, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति के द्वारा नए नए कारखानों की स्थापना की गई तथा लाखों ग्रामीण शहरों में आकर बस गए। नगरों में रहते हुए तथा कारखानों में काम करते हुए उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े। अंततः आर्थिक कठिनाई तथा उत्पीड़न से परेशान होने के बाद उन्होंने अपने संगठन बनाए तथा अधिकारों की मांग करने लगे। तो जो लोग गांव छोड़कर शहर में आए और कारखानों में काम कर रहे थे, उनकी स्थिति मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा खराब थी। उनको गंदी बस्तियों में रहना पड़ रहा था। आप कह सकते हैं कि उनको खाने तक के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन समय देखना पड़ा था। तो उन लोगों ने क्या करा, अपने संगठन तैयार किए। अब उन्होंने ग्रुप बना लिया था, जबकि ग्रुप बनाना मना था, परंतु फिर भी उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए थे, संगठन बनाए ताकि वो क्रांति में भाग ले सकें और अपने अधिकारों की मांग करने लगे। परंतु जब जारशाही ने उनकी मांगों की अपेक्षा की तो उन्होंने घोर असंतोष उत्पन्न हो गया। तो क्या हुआ, जब जार ने मना कर दिया कि भाई हम आपके ये जो अधिकार है या फिर इनकी जो मांग है इनको नहीं मान सकते, तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश पैदा हो गया। फिर आती है रूस की क्रांति के चरण। रूस की क्रांति के कुछ चरण थे, तो वो देख लेते हैं। वर्ष 1905 की क्रांति। 20वीं सदी के आरंभ में रूस पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। वह एक तानाशाही था जिसकी नीतियां जनता के बीच लोकप्रिय नहीं थी। तो जार निकोलस सेकंड एक तानाशाही व्यक्ति था, ठीक है, जिसने जो भी नीतियां बनाई वो जनता के हित में नहीं थे। जब रूस जापान से हार गया तो वर्ष 1905 में जार का विरोध चरम पर पहुंच गया। अब जब रूस जापान से युद्ध हार गया तो उसके बाद लोगों ने जार निकोलस सेकंड का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और उस समय वो अपने चरम पर था। 9 जनवरी 1905 को रूसी श्रमिकों का एक जत्था अपने बीवी बच्चों के साथ जार के ज्ञापन सौंपने के लिए निकला।
लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग पर उन्हें गोलियां बरसा दी गई। अब क्या हुआ देखिए कि 9 जनवरी 1905 को श्रमिकों का उनकी फैमिली सही श्रमिक जार निकोलस से मिलने के लिए निकले, परंतु सेंट पीटर्सबर्ग पर उन पर गोलियां बरसा दी गई। यह घटना इतिहास के ब्लडी संडे के नाम से जानी जाती है। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और समूचे रूस में जार के विरुद्ध प्रदर्शन होने लगे। तो पूरे के पूरे रूस में इस घटना के बाद जार के विरुद्ध आप कह सकते हैं कि क्रांतियां उठने लगी, लोग उनका विरोध करने लगे। जार निकोलस को समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा। अक्टूबर घोषणा पत्र तैयार किया गया तो उसमें एक निर्वाचित संसद ड्यूमा को शामिल करना की भी बात की गई थी। मतलब जनता के द्वारा चुने गए एक ड्यूमा को रखा जाएगा संसद में ताकि वो शासन चलाने के लिए सहायता कर सके और लोगों के हिसाब से व्यवस्था कर सके। तो उसने कहा ये बात शामिल करने की बात कही गई थी। हालांकि बाद में जार अक्टूबर घोषणा पत्र के में किए गए वादों से मुकर गया। जहां एक और जार अपने वादों पर टिका नहीं रह सका, वहीं ड्यूमा भी रूसी जनता की अपेक्षा में खरी नहीं उतरी। जनता की परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रही। अंततः देर सवेर दूसरी क्रांति तो होनी ही थी और कुछ इस तरह से 1917 की क्रांति के पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो जब जार निकोलस सेकंड अपने अधिकारों जो भी उन्होंने वादे किए थे उन वादों से वो मुकर गया तो लोगों के अंदर और ज़्यादा आक्रोश पैदा हो गया। अब इसके कारण क्या हुआ, आक्रोश पैदा होने के कारण कि जो दूसरी क्रांति थी वो होने लगी और फिर इसी तरह 1905 में जो क्रांतियाँ हुई उस क्रांति ने 1917 की रूसी जो मेन क्रांति कही जाती है उसकी पृष्ठभूमि को तैयार किया। फिर आती है अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति। मार्च 1917 आते आते जनता की दशा अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। उसके पास ना पहनने को कपड़े थे ना खाने को अनाज था। इस प्रकार की स्थिति आ गई थी। परेशान होकर भूखे और ठंड में ठिठुरते हुए गरीब मजदूरों ने 7 मार्च को पेट्रोग्रेड की सड़क पर घूमना आरंभ कर दिया। रोटी की दुकान पर ताजी और गर्म रोटियों के ढेर लगे पड़े थे। भूखी जनता अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकी। उन्होंने बाजार में लूटपाट करना आरंभ कर दिया। अब जब लोगों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो भूखे घूम रहे थे रोड पर, तो वहीं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ब्रेड उस समय रोटी के रूप में लोग जो खाया करते थे, दुकानों पर उसकी भीड़ लगी थी, तो लोगों ने उस मार्केट में लूटपाट करना आरंभ कर दिया। सरकार ने सेना को अपने पर गोली चलाने का आदेश दिया। सरकार ने सेना को उन पर गोली चलाने का आदेश दिया ताकि गोली चलाकर लूटमार करने वालों को तितर बितर किया जा सके, किंतु सैनिकों ने गोली चलाने से साफ मना कर दिया क्योंकि उनकी सहानुभूति जनता के प्रति थी। तो जब सैनिकों को ऑर्डर दिया गया कि आप गोली चला के इन लोगों को तितर बितर कर दीजिए, वहीं जो सैनिक थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि जो जनता की स्थिति है वो दयनीय है और ये करना लाजमी चीज़ है उनके लिए। उनमें भी क्रांति की भावना प्रवेश हो चुकी थी। जार को अपने अंतः नजदीक नजर आने लगा। ड्यूमा ने सलाह दी कि जनतांत्रिक राजतंत्र की स्थापना की जाए, लेकिन जार इसके लिए तैयार नहीं हुआ और इस तरह से रूस से राजतंत्र खत्म हो गया। उपरोक्त निर्णय रूस में भी पश्चिमी राज्यों की तरह प्रजातांत्रिक तथा पूंजीवादी शासन के संकेत दे रहे थे, जबकि रूस की क्रांति मजदूरों, कृषक, सैनिकों द्वारा प्राप्त की गई थी। अब देखिए, उपरोक्त निर्णय पश्चिमी राज्यों की तरह प्रजातांत्रिक व पूंजीवादी शासन की ओर संकेत दे रहे थे। मतलब कि प्रजातांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था को लिया जाए, इस प्रकार के आप कह सकते हैं कि जो संकेत आ रहे थे। जबकि रूस की जो क्रांति थी वो पूरी तरह से किन लोगों पर निर्भर थी? मजदूर, कृषक, सैनिक वर्गों पर निर्भर थी। बोल्शेविक के नेतृत्व में इस सरकार का विरोध किया गया। मजदूर और सैनिकों ने मिलकर सोवियत संघ के गठन किया। इस सोवियत ने ड्यूमा के साथ मिलकर अस्थायी सरकार का गठन किया तथा इसके प्रमुख केरेंस्की बना जो मध्यवर्गीय हितों से परिचालित था। तो क्या हुआ, सोवियत संघ का निर्माण किया गया, साथ में एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई। फिर कुछ समय बाद एक टेम्परेरी गवर्नमेंट को हटाकर परमानेंट गवर्नमेंट को तैयार किया गया। सोवियत संघ को पूरी तरह से सत्ता में ला दिया गया था। फिर क्या हुआ,
उसके बाद जितनी भी व्यवस्था थी वो राज्य के अंतर्गत आ गई, मतलब लोगों को खाना पीना रहना जो भी उनकी व्यवस्था है वो राज्य के हाथ में थी। तो राज्य उनको खाने को भी देता था, ठीक है, उनको रहने को घर भी देता था, तो सारी स्थिति राज्य के हाथ में थी। तो ये था आपका यूनिट 3 का ए पार्ट। रूस की क्रांति के जो मूल कारण थे वो इस वीडियो में हमने आपको बताया। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ये नोट्स हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको जितने भी नोट्स हैं आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, टेलीग्राम के ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम वीडियोज़ के अपडेट और आपके जो सवाल है उनके जवाब आपको वहाँ देते हैं। साथ में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, तो आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें से इंस्टाग्राम पे आके पर्सनली पूछ सकते हैं। और वीडियो जितनी हो सके वीडियो को शेयर करिए, आपके एग्जाम्स नियरली आ रहे हैं, हम जितना जल्दी हो सकेंगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।